आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। तो संख्या शॉर्ट में लिखा है ना। इसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्या और इसका तीसरा नाम है असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या, देखो नाम दिमाग में हमेशा इसको रखना है, ठीक ना। अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, असंयुक्त संख्या। अब परीक्षा में तुमसे कोई भी तो पूछा जा सकता है ना। तुम्हारे दिमाग में खाली अभाज्य संख्या, वो पूछेगा रूढ़ संख्या, तो याद रहते हुए भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसका जो भी नाम है अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या और संयुक्त कुल एक ही है, इसको याद रखना है। अब देखो, इसको समझने के लिए कुछ जरूरी बात है, उसको पहले बताएंगे, ठीक ना। लेकिन उससे भी जरूरी बात है कि ये पढ़ने से हमको फायदा क्या है। ये जो टॉपिक है समझो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्नावली हम लोग जो पढ़ रहे हैं 14 नंबर माध्य माध्यिका, ये सब जो पढ़ रहे हैं उसमें इसका पूरा पूरा काम है। कौन पाठ में? सांख्यिकी में 14 पाठ में। 15 पाठ में परीक्षा पढ़ना है ना। परीक्षा में इसका काम है, तो दो काम हो गया, 14 पाठ और 15 पाठ में। अब इसका डायरेक्ट देखो परीक्षा में पूछा जाता है इससे संबंधित सवाल कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी बड़ी, तरह तरह से मतलब इससे सवाल तुमको पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को जो है पूरा हम लोग अच्छा से क्लियर करेंगे। देखो जिसको आता है वो भी रिवीजन कर लेगा, जिसको नहीं आता वो समझेगा। और आज के बाद जीवन में कभी तुमको ऐसा पढ़ लेना है कि दोबारा पढ़ने का सोच भी नहीं सकते हो कि मैं दोबारा सीखना भी है हमको, यह सीखने की जरूरत है। देखो इसके लिए पहला टॉपिक जानना है केवल और केवल का अर्थ, ये जानना है इस पहले। मतलब इसके परिभाषा को समझने के लिए दो अर्थ है, उसको जानना है, केवल और केवल का अर्थ। जैसे केवल और केवल दो बोला जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो केवल और केवल दो बोलने का मतलब है, देखो समझो कि न दो से ज्यादा न दो से कम, फिक्स हो गया ये। जिसे मान लो इतने लोग हो इसमें बैठे हुए क्लास में, तो मान लो हमको कोई काम पड़ गया, ठीक, और उसमें हम बोलेंगे कि दो लोग जाओ, तो मान लो दो लोग कोई तैयार हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम बोले कि दो लोग जाओ, तो हम तुमको गारंटी वारंटी नहीं दिए हैं कि दो ही लोग को जाना है। बोलने के भाषा से तुमको ये लगेगा कि जो तुम्हारा नजदीकी है, सोचोगे तुम भी चलो ना, साथ आएंगे तुरंत हम लोग, होता है ऐसा ना। लेकिन हम ये बोलेंगे कि केवल दो ही लोग को जाना है, तो तुम्हारे अंदर डर हो गया कि नहीं, तीसरा को बोलेंगे तो खिसी आ जाएंगे। मतलब हम सूचित कर दिए कि तुमको दो ही को जाना है, लेकिन ऐसे बोलेंगे दो लोग जाओ, तो वहां क्लियर नहीं बोले हैं। तुम्हारे मन में आ सकता है ऐसा सवाल कि हम तीसरे को भी ले जा सकते हैं, बुझा रहे बात ना। तो केवल और केवल दो ही को जाना है, इसका मतलब कि न दो से ज्यादा न दो से कम, बुझा बात। केवल और केवल 10 का मतलब 10, न 10 से कम न 10 से, हो गया ना। जैसे मान लो तुम अपने गार्जियन से पैसा मांगी और तुम्हारे गार्जियन बोल दिए कि तुमको केवल और केवल हम 100 रुपया देंगे, तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया कि गरम बना 100 रुपया से बेसी ना दिया ना 100 रुपया से कम दिया, 100 को मिलवे करी। हाँ, अगर तुम ऐसे मांगते हो 100 रुपया, तो वो कुछ बोले नहीं बोले, तो मतलब 100 से कम हो सकता है, ज्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन तुमको झपेट के बोल देंगे तुमको केवल केवल 100 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं कोई गार्जियन बोलता है पैसा ऐसा मांगता है तो खरे, तो नहीं, तुमको 100 को मिलवे करेगा। तो इसका मतलब दिमाग में सेट हो गया, ना 100 से ज्यादा ना 100 से
कब मिलने वाला है। बुझा है बात। तो ये क्लियर हो गया। केवल और केवल का अर्थ है फिक्स, न कम न ज्यादा, जितना बोला जाएगा उतना ही। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको समझना है, जिसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड, जिसका दूसरा नाम है अपवर्तक। ठीक, गुणनखंड जिसका दूसरा नाम है, इसको याद रखना है। गुणनखंड बोले वही बात, अपवर्तक बोले वही बात। गुणनखंड या अपवर्तक। अब देखो, जैसे एक लिखेंगे, दो लिख रहे हैं, तीन लिख रहे हैं, चार लिख रहे हैं, पांच लिख रहे हैं, छह लिख रहे हैं। गुणनखंड का मतलब है ये जो नंबर है इधर वाला, ये किससे किससे विभाजित हो रहा है। अगर ये जिससे जिससे कटेगा, ठीक, वह इसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे एक केवल एक ही से कटेगा, तो एक का गुणनखंड बोले तो एक हो गया। इधर वाला जो पार्ट है इसको हम गुणनखंड समझेंगे या अपवर्तक। बुझा है बात। हाँ, कुछ नहीं है, बस तुमको मान लो 20 तक पढ़ा याद नहीं है, 10 तक तो होगा ना हो। अब इससे तो कम किसी को नहीं होगा। मान लो 20 तक नहीं याद है, 10 तक तो होगा दिमाग में। अब एक का गुणनखंड एक हो गया, दो का गुणनखंड, तो देखो कोई भी संख्या में अगर हम एक से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। दिमाग में रख लेना है। मतलब एक से भाग जाता है कोई भी संख्या में तो वही संख्या आता है। तो बिना सोचे समझे तुमको एक बोलना ही है, हर हाल में एक बोलना है। उसके बाद सोचना है 2 3 4 5 ऐसे लाइन से। ये मालूम है ना। जैसे 4/2 है तो आएगा रिजल्ट कितना, 2। क्योंकि 4 को मान लो रुपया है और 2 लोग को बांटना है, तो एक लोग का यहाँ पड़ेगा 2 रुपया। लेकिन 4 को रुपया है, लेने वाला 4 को है, तो आएगा 1। 4 रुपया है, 4 लोग को बांटना है, तो 1 पड़ेगा एक आदमी का। लेकिन 4 रुपया है और आदमिया एक के है, तो कुल पैसा तो यही लेगा ना। मतलब यहाँ का सीखे कि कोई भी नंबर में अगर हम एक से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। हो गया कंप्लीट। अब देखो, तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, कटेगा ना। और कोई नंबर है इसको काटने वाला, तो ये 2 का गुणनखंड कोई पूछेगा तो बोलेंगे 1 और 2। अब देखो 3 तो बिना सोचे समझे एक बोलो, एक के बाद 2 बोलना है, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 नहीं होगा। सॉरी, 2 नहीं होगा, ठीक ना। 1 होगा, 2 नहीं होगा, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है। अब 2 नहीं होगा तो अब 3 ट्राई करेंगे, 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से कटेगा। और 3 हमारा लास्ट है, 3 ना है, तो 4 से तो ट्राई करेंगे नहीं। तो 3 का गुणनखंड कौन कौन हो गया, 1 और 3। अब देखो 4, तो 1 होगा, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो 4 हो जाएगा। अब 4 लास्ट है, तो 4 का गुणनखंड 1 2 4 हुआ, क्लियर। 5 का गुणनखंड 1 होगा और 5 होगा। देखो इसको ये डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन तुम लोग अभी सीरियल से लिखना है। 1 तो होगा ही, 1 के बाद 2 सोचो कैसे सोचना है। तो 2 के पहाड़े में देखो 5 आता है तो नहीं आता है, तो काम खत्म कर दो। 3 के पहाड़े में आता है 5, नहीं आता, तो काम खत्म कर दो। 4 के पहाड़े में 5 आता, नहीं आता, तो छोड़ दो। 5 के पहाड़े में 5 आता है, इसलिए लिया गया ये। तो 5 का गुणनखंड हो गया 1 और 5। 6 का गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 का गुणनखंड हो गया 1 2 3 6, 1 से कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, तो नहीं होगा। 6 के पहाड़े में 6 आता है और 6 लास्ट है ना। उसी तरह देखो कोई भी नंबर के तुम गुणनखंड बता सकते हो। जैसे मान के चलो हम बात करेंगे 16 की, 16 के गुणनखंड तुमसे कोई पूछेगा कौन कौन होगा, तो बस तुम देखो कि 16 किससे किससे कट रहा है।
16 जिससे जिससे कटेगा वो 16 का गुणनखंड कहलाएगा। तो सबसे पहले कौन होगा? एक। एक के बाद 2 के पारे में 16 आएगा ना। 3 के पारे में 16 नहीं आता है। 4 के पारे में आता है। 5 के पारे में नहीं आएगा। 6 के पारे में नहीं आता है। 7 में नहीं आता है। 8 के पारे में 16 आता है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कहाँ को लाता है? 16 के पारे में 16 आएगा और 16 लास्ट है हमारा। तो 16 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16। बुझा है बात? अब इसी तरह तुम कोई भी नंबर के तुम आराम से बता सकते हो गुणनखंड क्या होगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसका गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन है। जिस 16 का गुणनखंड होगा 4 ऑप्शन या अपवर्तक होगा, और ऐसे ऐसे करके तुमको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और कुछ ना कुछ में से गायब कर ले रहेगा जो भी। तो 100 का 1 होगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा, 100 होगा। होगा ना? अब ये बुझाया कैसे लिखा गया? देखो 1 तो हुए करेगा, 2 50 दूना 100 समझो, 4 25 चौके 100, 5 20 5 100, फिर 10 10 100, 20 5 100, 25 चौके 100, 50 दूना 100, 100 एक बार में। तो ये 100 का गुणनखंड ये सब हो गया। अब यहाँ देखो सवाल कई तरह से आदमी पूछ सकता है। डायरेक्ट कोई पूछेगा तुमसे कि 16 का गुणनखंड कौन कौन होगा, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर दे रहा है। 16 का गुणनखंड कौन कौन होगा तुमको नाम धर के बोलना है। 1 2 4 8 16। लेकिन पूछेगा कोई कि 16 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो तुमको गिनती करके बताना है। 1 2 3 4 5। अंतर बुझा है दोनों में? कौन कौन होगा तो नाम धर के बोलना है, कितने होंगे तो गिनती कर दो। 100 के गुणनखंड कुल कौन कौन होगा तो नाम धर के बोलना है, कुल कितना होगा तो गिनती कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो यहाँ तक दिक्कत है समझने में? अगर ये 2 बात तुम समझ गए तो इतना खुश हो जाओ कि हम आभाज्य संख्या समझ गए। केवल 2 ही बात समझना था, केवल और केवल का अर्थ और गुणनखंड का मतलब। ठीक ना? गुणनखंड और अपवर्तक अलग अलग चीज है? एक ही है, शब्द अलग अलग है। ये गुणनखंड बोल रहे हैं, इसको अपवर्तक बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। और गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, इसमें किसी को दिक्कत? हाँ, इसको हटा देना। अब देखो अगर ये बात तुम समझ गए तो अब आभाज्य संख्या तुम्हारे भेजा में आराम से चला जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या का परिभाषा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो अभी सेंटर में एग्जाम होने वाला है ना, मैथ का पेपर होगा, उसमें पक्का इससे सवाल आएगा। 1 आए 2 आए जो भी आए, लेकिन तुम्हारे पेपर में रहेगा ही अभाज्य संख्या से संबंधित। तो क्या लिखे हैं? वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी हम लोग क्या सीखे? गुणनखंड सीखे ना। 1 था, 2 3 4 5 6 इस तरह से करके। अब देखो 1 का गुणनखंड 1 होगा, 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा, 3 का 1 और 3 होगा, 4 का 1 2 4, 5 का 1 और 5, 6 का 1 2 3 6। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है। अब इन दोनों का मतलब समझे हैं, गुणनखंड का मतलब समझे हैं और केवल का मतलब समझे हैं।
तो परिभाषा देखो बोल रहा है कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका गुणनखंड एक है, मतलब एक ही है, और जिसका गुणनखंड दो हो, दो से नहीं, दो हो, गिनती में दो गो, ठीक ना। तो ये हाँ एक दो से कम है उसका गुणनखंड। हाँ, मतलब संख्या में, गिनती में बताया ना कि कौन कौन होगा तो नाम धर के बोलना है, कितने होंगे तो गिनती करके बोलना है। तो ये क्या बोल रहा है परिभाषा में कि जिस संख्या का केवल और केवल, मतलब एकदम ये गारंटी वाला है कि केवल और केवल दो ही गुणनखंड होगा उसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो एक का केवल एक ही है इसलिए अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्या है क्योंकि एक गिनती में दो गो है, एक दो। तीन अभाज्य संख्या है क्योंकि दो गो है, एगो एगो यहाँ पे दो गो है ना। ये अभाज्य संख्या नहीं है चार। क्यों नहीं है चार? क्योंकि इसका गुणनखंड दो से अधिक हो गया। ये अभाज्य संख्या है क्योंकि दो गो है। ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि दो से, और ये अभाज्य संख्या एक नहीं है क्योंकि एक से दो से कम है। तो बोलो समझ में आया? जिसका गुणनखंड ठीक दो गो केवल होगा उसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे। दो गो से कम होगा या दो गो से अधिक होगा वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो उसके लिए बस किसी, मान लो कोई पूछ दे कि भाई बताओ 10 अभाज्य संख्या है, तो पहले क्या करेंगे? गुणनखंड पता कर लेंगे। ये तभी अभाज्य संख्या होगा जब इसका गुणनखंड केवल और केवल दो ही गो होगा, मतलब केवल दो गो से कटेगा। तो एक से देखो, पहले का मतलब एक और अपने आप से कोई भी संख्या कटबे करेगा, दिमाग में रख लो। तो एक और एक से कटेगा, दो से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, यही ना होगा वो। ये बताओ अभाज्य संख्या है? नहीं है। कारण कोई पूछे तो क्योंकि वो ज्यादा दो से अधिक है। क्या दो से अधिक है? दो से अधिक गुणनखंड है। गुणनखंड की संख्या दो से अधिक है, इसलिए यहाँ 10 जो है अभाज्य संख्या। 10 अभाज्य संख्या कब होता है? जब केवल और केवल एक से और 10 से कटता, तब यह अभाज्य संख्या होता। तो बोलो बुझाया? तो ये परिभाषा होता है। एक परिभाषा तुमको होता है कि जो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। तो इसमें थोड़ा सा देखो पॉइंट का है, कमी है। वहां बोलना है कि एक को छोड़कर, दूसरे शब्दों में परिभाषा कि एक को छोड़कर, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यह बात, ये हो गया एक तरह का परिभाषा है। दूसरा परिभाषा, वैसी संख्या एक को छोड़कर, ना किसको छोड़कर, ये हमेशा बोलना, ये खाली नहीं बोलना है कि एक वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, तो फिर ए भी तो हो जाएगा ना क्या? तो हमको बोलना है एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया ये? तो इसमें किसी को दिक्कत? बोले तो जो बात हुआ ना कि दो अर्थ हम समझ जाएंगे तो आराम से अभाज्य संख्या की परिभाषा क्लियर हो जाएगा। अब देखो अब तुम लोग का करना क्या है? HW के रूप में घर पर, ठीक ना। बच्चा क्लास के तरह ऐसे ऐसे करके हम लोग गिनती लिखते थे 1 2 में, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा था ना वो। तो 11 12 13 ऐसे करके फिर 21 22 23 ऐसे ऐसे करके तुमको कहाँ तक लिखना है? 100 तक लिखना है। कहाँ तक? ये 100 तक लिखने के बाद तुमको क्या करना है कि इसमें कम से कम 30 से 45 मिनट तुमको समय देना है। कितना मिनट? हमारा काम है बताना, तुम करो या मत करो तुम्हारा ऊपर। इसको बस में करना चाहते हो तो ऐसे करो। देखो 30 से 45 मिनट तुमको समय देना है। ये तो लिखा जाएगा तुरंत, 1 से 100 तक गिनती लिखने में समय नहीं लगेगा तुमको। लिखना है थोड़ा सा दूरी बना बना के। ठीक, क्या करना है लिखने के बाद कि तुमको जो जो जैसे 1 से 10 है, इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है।
जो जो आभास संख्या तुमको लगेगा इसको घेरा करना उसको गोला करना है। ठीक, कहां तक? 1 से 100 तक। अब जिसे मान लो अब 30 मिनट कैसे लगेगा, 50 मिनट कैसे लगेगा, तो तुमको इससे बात विचार करना है, बोलना है, बतियाना है। मतलब एक एक जो है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि आभास संख्या नहीं है, तो ये तुमको पूरा पानी की तरह क्लीन दिखना चाहिए कि आखिर है तो क्यों नहीं है। ये खुद से तुम सवाल जवाब करोगे तब उसको रिजेक्ट करना है। अगर इसको तुम गोला कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो यहाँ बोलोगे अपने मन में कि इसका गुणनखंड केवल 2 गो है। कौन कौन? तो एक कौन? जैसे मान लो हम समझा रहे हैं वैसे तुमको समझाना है अपने आप को। मतलब मान के चलो कि तुम्हारे सामने कोई है, ऐसा कल्पना करके तुम्हारे सामने कोई बैठा हुआ, उसको तुम समझा रहे हो यहाँ का समझा हुआ बात। तो ऐसे करके तुम 100 तक करोगे ना, तो टोटल जो है 25 को गोला होना चाहिए। कितना? 1 से 100 के बीच में टोटल 25 को आभास संख्या होता है। तो तुम पहले गोला कर लोगे, गोला करने के बाद आराम से करना है, टाइम दो थोड़ा सा। 25 को होना चाहिए। मान के चलो तुम्हारा 22 से 23 को हो रहा है, तो फिर उसको ट्राई करो कहाँ छूट रहा है। ठीक ना? मान लो 27 28 को हो गया, ज्यादा हो गया, हमको चाहिए 25 को, तब पर भी हाँ कम नहीं होगा, बेसी हो जाएगा। जो भी है, मान लो कम कहीं नहीं हो सकता है। मान लो तुम उतना करबे नहीं किए, कम भी तो हो सकता है। अब तुम्हारे ऊपर ना कौन कौन पकड़ रहे हो सकता है कोनो ज्यादा एनर्जिया ले ले तो ज्यादा भी हो जाएगा, 25 30 को 30 को हो जाएगा। तो तुमको हम बताना, हिंट करना दिए कि 25 को है ये है, तो दिमाग में सेट हो ना गया। और तुमको मान लो 22 से 23 को रंगे हो, तो पहले तुम रंगोगे ना, गोला करोगे, गोला करने के बाद ना गिनती करोगे कब हो रहा है। गिनती करोगे, मान लो 22 से 23 को होगा तो देखो छूट ना रहा है, तो कौन छूट रहा है उसको बार बार खोजोगे उसमें। यार बेसी हो गया, तो फिर देखो कौन हम बेसी ले लिए, हमको 25 को ही तो फिक्स है कि 25 को है ये है, तो 25 होना चाहिए ना। अगर मान लो 25 हो भी गया तुम्हारा, तब पर भी तुम देखो तो कोई फालतू नहीं ना ले लिए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा मैच चेक कर जाए। हाँ 22 को सही हुआ और 3 को तुम कैसे पोत के बराबर कर दिए 25 को, और हो सकता है वो नहीं होगा। जरूर नहीं है कि तुम 25 को गोला कर दिए तो तुम्हारा 25 सही होगा, ऐसा भी तो नहीं है ना। लेकिन तुमको खोजना है पूरा बेजाबते तर्क के साथ। कारण देखो पूछना है अपने आप से, अगर ये रंगने जा रहे हैं, गोला करने जा रहे हैं, तो काहे कर रहे हैं, वैसा है हकीकत में? क्या वह नंबर केवल 2 गो अंक 2 ही से कट रहा है, 2 से? यह बात ना, तो ये हो जाएगा घर पर। अब देखो पीछे हम कुल तुम लोग बताए हैं कि इसका कहाँ कहाँ काम है, 14 चैप्टर में, 15 चैप्टर में, और इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक ना? अब सवाल किससे पूछा जाएगा इसको समझो। परीक्षा में सवाल जो है कैसे पूछा जाएगा, आभास संख्या से संबंधित। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे ऐसे करके ये चलते रहेगा। ठीक ना? कोई पूछेगा कि आभास संख्या कब होता है, बोलता है अनंत। ठीक ना? इसको हम नहीं बता सकते हैं 10 को 20 को 30 को। लेकिन यहाँ सवाल देखो परीक्षा में कौन पूछता है, और आया भी है, पूछेगा। देखो पहला, जैसे हम लोग कल परसों पढ़े थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, तो वहां पूछ सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो कौन होगा? 1 होगा। 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 किससे? 0 ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। उसी तरह यहाँ देखो तुमसे पूछ देगा कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन होगा, तो ये शुरुआत जहां से वही ना होगा। तो यहाँ पहला सवाल तुमसे बन रहा है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन होगा? सबसे छोटी आभास संख्या 2 होगा। सबसे बड़ी आभास संख्या पूछे तो हम जन्म नहीं करते हैं ना, कोई जानता है ना कोई जानेगा। ठीक ना? सबसे छोटी आभास संख्या कौन होगा? तो ये देखो एगो सवाल हो गया। अब इसमें पूछता है कि सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, सम आभाज्य संख्या कौन होगा? देखो
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो दुनिया में जितना भी अभाज्य संख्या है उसमें केवल एक ही अभाज्य संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये 2 सम संख्या है ना, 2 है ना सम संख्या जो 2 से कट जाता है, और ये अभाज्य भी है। तो यहां देखो पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो क्या बताएंगे, 2 लेकिन अगर सबसे बड़ी भी पूछेगा यहाँ पर तो हमको 2 ही बताना है। क्योंकि देखो घर में एक गार्जियन के माई बाबू के एगो लड़का चाहे एगो लड़की रहता है जिसके, तो वो अपने वो उसका नजर में वही सबसे बड़ा और वही सबसे छोटा होता है सर ना। मान लो तो अपने माई बाप के अकेले हो तो गार्जियन के नजर में तुम ही छोटा हो तुम ही बड़ा हो, जो भी हो सब तुम ही हो। तो ये सवाल पूछा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 बोलेंगे, और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या की बात भी होगा तो 2 होगा, क्योंकि इसका बाउंड्री लाइन यही है, ठीक ना। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो उसका अनंत है, क्योंकि ये चलते जा रहा है, लेकिन ये तो रुक गया ना यहाँ, और अब है भी नहीं कहीं। अब यहाँ देखो इससे समझ एक और सवाल पूछता है कि सम में, यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ गड़बड़ हो जाता है परीक्षा में। सम अभाज्य संख्या कुल कितने होते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। आंसर क्या होगा, 1 बहुत अच्छा, कितना होगा, देखो इसी का पूछ रहा, क्योंकि एक के है एक परिवार में ऐसा जैसे होता है ना कि तुम्हारे परिवार में कौन डकैत है तो एक के है, तो मान लो तो एक के ना बोलेंगे। तो वैसे ही ये हो गया, चूंकि अब है ही नहीं तो इसलिए यहां से सवाल पूछा जाता है और आया भी है। और देखो क्या देता है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में देगा 2, बी में देगा 0, सी में देगा मान लो 3 और डी में दे देगा तुमको 1। तो कौन आंसर होगा, डी होगा। लेकिन 99% लड़का किसको मारता है, ऑप्शन ए को। काहे मारता है, सम को भूला जाता है, अभाज्य संख्या का दिमाग में धसा रहता है। बात समझो, अभाज्य संख्या रहता है दिमाग में, 0 तो अभाज्य संख्या है नहीं। लेकिन यहाँ सम अभाज्य संख्या उसको अच्छा समझेगा नहीं, बस दिमाग में लगा देगा कि 2 है। देखो सम अभाज्य संख्या मान लो अगर हम पढ़े हैं तो अभी क्या सीखेंगे, वो ऐसी संख्या जो सम भी हो अभाज्य भी हो, तो 2 है ना। लेकिन यहाँ वो बात नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कब होता है, ये पूछ रहा है। तो कब होता है, तो ये लगाना है ना कि ये लगाना है। ये कब लगेगा, जब पूछेगा सम अभाज्य संख्या कौन है, तब इसको लगाएंगे, बुझा अंतर। और सम अभाज्य संख्या कुल कितने होते हैं, तो 1। निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य संख्या है, तो 2। यह सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन है, 2। बोलो बुझाया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। दूसरा देखो का है, अब पूछने का इसका देखो तरीका है। ये तो हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा ना। अब देखो पूछता है इस तरह से सवाल, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दे देगा मान लो 24, बी में देगा 26, सी में देगा 29 और डी में देगा 25। मान लो तुम्हारा ही बात। अब ऐसे सवाल तुमको दिया जाता है कि कौन इसमें से अभाज्य संख्या, क्या लगता है तुम लोग को, सी ना। देखो पहले क्या बात तुरंत पकड़ना है, कैसे इसको समझो। ये अभाज्य संख्या तभी होगा जब 1 और 24 से कटेगा खाली। ये 24 अगर अभाज्य संख्या होगा तभी जब 1 और 24 से कटेगा। एक भी फालतू तुमको मिल गया तो समझो काम खत्म। तो तुम्हारे दिमाग में है ना कि 12 के पढ़ा में आता है, अब कितना कितना से कटेगा, कई गो से कटेगा, उतना हमको करना ही नहीं है। बस एगो अगर लौक गया बेसी तो काम खत्म कर दो।
उसके बाद में 26, ये कब होगा जब 1 और 26 से ही कटेगा, लेकिन 13 के पारा में भी आता है। और किससे कटेगा नहीं कटेगा उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, काम खत्म कर दो। 29 केवल 1 और 29 से कटता है, दूसरे पारा में नहीं आएगा उन लोग का। तो ये हमारा सी हो जाएगा। 25 तुम्हारा 1 और 25 होगा, 5 होगा ना, 10 नहीं होगा भाई, 1 5 25 ना होगा हो। इसका सही जवाब कौन होगा? 29। तो एक देखो ये टाइप हो गया, आभाज्य संख्या हम लोग खाली पढ़ रहे हैं अभी कि निम्नलिखित में से कौन आभाज्य संख्या है। तो ये एक तरीका हो गया, अंक में तुमको दिया रहेगा, इसे चुनना रहेगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? दिमाग में सेट हुआ? दोबारा मतलब लगेगा ऐसा कि पढ़ना पड़ेगा फिर से? हाँ, ये देखो केवल और केवल अभी हम लोग पढ़े हैं अभाज्य संख्या, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है परिपूर्ण रूप से, बुझा बात ना। ताकि तुम परीक्षा में इससे संबंधित कहीं से भी किधरों से लपेट सपेट के सवाल आए तुम बना सकते हो। अभी तुम पूरा नहीं पढ़े हो, अभी ये आभाज्य संख्या पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे भाज्य संख्या, जिसका नाम है एक और संयुक्त संख्या, जिसका एक और नाम है यौगिक संख्या। नाम या जबान पर याद होना चाहिए, दिमाग में रख लो। ये कल हम लोग पढ़ेंगे। जब ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तब दोनों के मिला के सवाल आता है परीक्षा में। हाँ देखो अभी तो एक पार्ट तुमको छोड़िए दिए, फिर से सुन लो कौन कौन जगह काम है इसका। पहला पार्ट में काम है, ठीक, 14 पार्ट में काम है, 15 पार्ट में काम है, और डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। मतलब 1 2 3 4, मतलब कि अगर एगो खाली हम लोग अभाज्य और भाज्य सीख गए, समझ लो तुम्हारा कितना जगह काम आएगा ही। अगर हम परीक्षा पढ़ेंगे, अभी तुम लोग को ये हम लोग मैथमेटिका बोलो जो पढ़ रहे हैं, इसमें अगर इसका काम आएगा तो तुमको समझना है दोबारा, तो तुरंत तुम्हारा बनेगा सवाल। मतलब कुल मिला जुला कर हम ये समझ रहे हैं कि हमारा बेसिक अच्छा है तो मैथ हलवा है।